बात हरियाणा के महाभारत की, और शुरुआत भी करूंगा कुरुक्षेत्र से, जहां असल महाभारत युद्ध हुआ था। आज हरियाणा के महाभारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एंट्री की। कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र के थानेसर में पहली चुनावी रैली की प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी के लिए, और यहां पर चौतरफा हमला किया कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई नहीं। जनता से झूठे वादे करने की कांग्रेस को आदत है। और उदाहरण के लिए हरियाणा से ही सटे हिमाचल का उन्होंने जिक्र किया, जहां पर सरकार कांग्रेस की बनी, बहुत सारे वादे किए थे, उसमें पुरानी पेंशन योजना भी थी। आजकल वहां पर सैलरी, तनख्वाह देने की दिक्कत भी सामने पेश आ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया, कर्नाटक में विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। अब गणेश पूजा को लेकर एक राजनीतिक बवाल दिल्ली में खड़ा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश के घर पर प्रधानमंत्री पहुंच गए। भाई, ये अप्रोप्रिएट है क्या, या ये घालमेल हो रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में भी? ये जो तीन अंग हैं सरकार के, इनमें एक दूरी होनी चाहिए। कर्नाटक तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं लागू क्यों नहीं करती कांग्रेस? तो किसानों से भी झूठे वादे किए जा रहे हैं, उनको धोखा दिया जा रहा है। देश में सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। आरक्षण की बात भी कर दी है, संविधान को कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और यह बात पहले बीजेपी ने कही है, जब आरक्षण को लेकर 7 समंदर पार अमेरिका से राहुल गांधी ने कहा कि जब सबको समान अधिकार मिलेगा तभी आरक्षण खत्म हो सकता है, कि अरे देखो ये आरक्षण खत्म करने को तैयार है। जो आरोप दरअसल विपक्ष, खास कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब वही वार बीजेपी भी करती दिखाई दे रही है कि भाई नेहरू आरक्षण विरोधी थे, इंदिरा गांधी आरक्षण विरोधी थी, और जब तक मोदी हैं तब तक आरक्षण में रत्ती भर की भी लूट नहीं होने देंगे। बीजेपी हैट्रिक लगा रही है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, ऐसा उन्होंने कहा। और जब मुख्यमंत्री की तारीफ होती है तो गर्व होता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। पिछड़े समाज से निकलकर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और कमाई के मामले में टॉप राज्यों में है हरियाणा। और देखिए, पेंशन की वो जो गूंज है ना कि हम नई पेंशन स्कीम भी लाए, कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की बात कर रही है। अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री के इन वादों की, इन इरादों की, और जो घेराबंदी कांग्रेस की वो करते दिखाई दे रहे हैं, उसको हरियाणा की जनता कैसे लेती है? आपने एक चीज का ध्यान किया होगा, यहां पर हरियाणा की कांग्रेस पर या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कम हमलावर है। भाई, कर्नाटक में क्या कर रहे हैं, हिमाचल में क्या कर रहे हैं, विघ्नहर्ता की बात हो गई। आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हरियाणा में, लेकिन उसे भी छेड़ते दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। और पिछड़े वर्ग से आते हैं जी मुख्यमंत्री, ये तो अभी बनाए। 9 साल 118 दिन जो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें क्यों हटा दिया चुनाव से ठीक पहले? ये अब सिक्के का दूसरा पहलू है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटाया गया? और नायब सिंह सैनी की तारीफ सुनकर जब गर्व होता है, तो नायब सिंह सैनी चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और चौथी सीट, वो अपनी सीट ही कोई पक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल भी हरियाणा की गलियों में पूछे जा रहे हैं। और जब कमाई की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, कमाई के मामले में टॉप राज्यों में है, तो मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 5 बार के सांसद हैं, हरियाणा के बड़े युवा चेहरों में से एक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र का मैंने इंटरव्यू किया। और वो कह रहे हैं कि हरियाणा सबसे ज़्यादा
कमाई करने वाले राज्यों में कहां है? वो तो बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्राइम सबसे ज्यादा हरियाणा में हो रहे हैं, लूटपाट सबसे ज्यादा हरियाणा में हो रही है। हमने 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन खींची जब हमारी सरकार थी। 1 नए किलोमीटर की मेट्रो लाइन नहीं बनी। 6 IMT केंद्र हमने दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा 3 साइड से दिल्ली को कवर करता है, वहां पर औद्योगिक केंद्र हमने बनाए। हमने 12-12 विश्वविद्यालय खड़े किए। पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या किया? दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि दरअसल 4 बड़े मुद्दे हैं, इनमें से संविधान तो एक है ही, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कि आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, वो तो संविधान को बदलना चाहती है। पर उसके साथ किसान भी है, पहलवान भी है और जवान भी है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं किसानों को धोखा दे रही है कांग्रेस, पर किसानों की आय दोगुनी होनी थी। 31 दिसंबर 2022 वो तिथि तो चली गई, पौने 2 साल उसको होने को आए। कब होगी आय दोगुनी? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने या प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करूं प्रभावी बनाने की बात थी। कितनी प्रभावी बनी? वो प्रभाव दिख क्यों नहीं रहा? 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से एक किसान कमाई करने पर मजबूर क्यों हो रहा है? मजदूरी से वो ज्यादा पैसे कमा रहा है बजाय कि किसानी के। और किसान आंदोलन की गूंज हरियाणा में बहुत सुनाई दी थी, वो तो वापस हो गया, लेकिन अभी भी किसान क्या नाराज बैठा है? और किसान सिर्फ एक तबके विशेष यानी कि जाटों की ही बपौती नहीं है किसानी। 36 बिरादरी किसानी करते हैं इस देश में और हरियाणा में खासकर। और किसानों से जुड़ जाता है जवानों का मसला भी। अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर जो तैयार किए जा रहे हैं, 4 साल की नौकरी, 3/4 फिर वापस, कोई पेंशन नहीं। 24 साल का जवान वापस आ जाएगा, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सम्मान रह जाएगा? सरकार कह रही है आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरियों में उनको जगह मिल जाएगी, लेकिन कितना भरोसा किया जाएगा? और हरियाणा में तो हर परिवार में, गांव देहात में कोई ना कोई, हर कुनबे में से कोई ना कोई फौज में जाता ही जाता है। और इसी से जुड़ जाता है महिलाओं का मुद्दा भी, क्योंकि पहलवानों का जो मुद्दा यौन शोषण को लेकर जो हुंकार भरी थी, उसकी गूंज भी हरियाणा में दिखती है। और उसकी पोस्टर गर्ल दरअसल विनेश फोगाट बन गई। और 100 ग्राम भार ज्यादा होने के चलते जो वो मेडल नहीं जीत पाई पेरिस में, जबकि वर्ल्ड चैंपियन सोसाइटी को भी पटकनी दे दी थी, अब वो बीजेपी को पटकनी देने के मूड में है। कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, जुलाना से वो ताल ठोक रही हैं चुनावी मैदान में। तो पहलवानों का ये मसला भी, और जिस तरह से किसान संगठनों ने समर्थन दिया है विनेश फोगाट को, और खाप पंचायतों ने भी, तो इसके क्या असरात होने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो कुछ गठबंधन भी जो गठजोड़ बने हैं, उनका जिक्र किए बिना ये चर्चा आधी अधूरी भी रह सकती है। आम आदमी पार्टी की बहुत चर्चा हो रही है, अरविंद केजरीवाल अब बेल पर छूट गए, हरियाणा में क्या कमाल कर देंगे। पर ज़्यादातर जानकारों का ये मानना है कि हाँ, थोड़ी चर्चा बहुत होगी। दिल्ली वाले, हम जैसे नेशनल न्यूज़ चैनल चर्चा ज़्यादा करेंगे, पर गांव देहात में और ज़मीन पर अगर आप देखें हरियाणा में, तो ऐसे कोई रिपल्स, ऐसा कोई खेल नहीं होने वाला है। ज़्यादातर में ज़मानत जब्त होगी। लेकिन जो INLD BSP का गठबंधन, साथ में अब गोपाल कांडा भी जो जुड़ गए हैं, BSP दलित वोट बैंक, 9 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में दलित बहुल इलाके हैं, वही तय करते हैं जीतेगा कौन। 10% सीट, कम आंकड़ा नहीं होता। तो ये गठबंधन क्या कमाल करेगा। और JJP यानी कि दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर रावण के साथ, उभरता सितारा है दलित मूवमेंट का, नगीना से
उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद भी बन गए हैं। वो हरियाणा में ताल ठोक रहे हैं। 70 सीटों पर जेजेपी, 20 सीटों पर एएसपी। यह गठबंधन हुआ है, जबकि आईएनएलडी 51, बीएसपी 37 और कांडा की पार्टी एचएलपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन, ये बने बनाए समीकरण भी क्या खराब कर सकते हैं? कुछ समीकरण बिगड़ भी सकते हैं क्या? चर्चा शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री ने कैसे ताल ठोकी और पलटवार कैसे कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, सुनिए। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। प्रश्न ये कि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। नहीं, चेहरों पर एक भरोसे की बात भी होती है प्रश्न ना ये है, लोगों। अब मैं हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। आज दिल्ली के 3 तरफ बड़ा बसा प्रदेश, देश में बेरोजगारी में नंबर 1, देश में नशे में नंबर 1, देश में पलायन में नंबर 1। ये तो बात है, आपने गिनवा दी ये ना। हरियाणा का नौजवान का भविष्य है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहला सवाल जो है हमारा प्रधानमंत्री की हुंकार से जुड़ा है। हरियाणा में मोदी की हुंकार, तीसरी बार बीजेपी सरकार और पहलवान किसान जवान संविधान तय करेंगे हरियाणा का घमासान।